ये जो एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 52 तो देखिए ये कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डीजी और होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ? हाँ, प्रेसिडेंट क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना वो क्या होती है, प्रेसिडेंट के पावर पास होती है, नॉमिनल केवल। अब ये प्रेसिडेंट की पावर में एग्जीक्यूटिव पावर और प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आता है, जैसे एग्जांपल वो तो लेजिस्लेटिव पावर होगी। अच्छा, वर्ड जो नॉमिनेट है और अपॉइंटमेंट है और सिलेक्शन है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, देखो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही अपॉइंट करता हो एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी होता है, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट होता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री जिसका भी नाम बोलेंगे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट। नॉमिनेशन में तो किसी का, जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम फॉरवर्ड करते हैं आगे, कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होता कि ये हम नॉमिनेट कर रहे हैं, इसका नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप बना दो, प्रेसिडेंट नॉमिनेट साइन करता है, वो नॉमिनेट हो जाता है, ठीक है। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अपॉइंटमेंट दे रहा है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है, तो यहां पर अपॉइंटमेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर में हम ये भी बोल सकते हैं, और जुडिशियल पावर में भी बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर्स का भी अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट कैग का भी अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल का भी अपॉइंटमेंट करता है। ये सब एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इतने सारे अपॉइंटमेंट दे रहा है, गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। ये सब एग्जीक्यूटिव पावर हैं, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सीधे आते हैं आर्टिकल कौन से में, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है बताओ। नहीं, आर्टिकल 54 में लिखा गया है। हाँ, हाँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आर्टिकल 54 में कई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, हालांकि ये तो सभी सही कर देते होंगे मेरे ख्याल से जो तैयारी कर रहा हूँ, है ना। कौन गलत करेगा, इतना लट्टू को। गलत तो वो होते हैं ना जो क्वेश्चन अनकॉमन हो, जो रिपीटेड है, कॉमन क्वेश्चन है, वो तो डूब बनने वाली बात हो जाती है जो गलत हो जाए तो, है ना। नहीं, वो तो हम तैयारी कर रहे हैं और जो कॉमन क्वेश्चन है वही गलत कर दें, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से दिमाग में बैठा के रखने। ज्यादा दुख उसी का होता है, ठीक है। अनकॉमन का ना ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए, अलग ही आ गया दुनिया का क्वेश्चन, ये तो पता नहीं कहीं दिखा भी नहीं था, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। मेन सिंपल क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए कभी भी, 1% भी गुंजाइश नहीं रखनी कि वो गलत हो जाए। हाँ, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होंगे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा,
लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, लोकसभा में मतलब कितने हो गए 543 और राज्यसभा में कितने हो गए 233। वो जो 12 नॉमिनेटेड हैं उनको किनारे रख लेते हैं ना, उनको किनारे रख दिया जाता है। मतलब ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर रहते हैं। उसके अलावा इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। यूनियन टेरिटरी में भी एमएलए होते हैं क्या? कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उन 8 में एमएलए हैं? 3 में हाँ, दिल्ली पुडुचेरी, अब जेएनके भी हो गया ना, जेएनके। ये तीन जगह एमएलए है, मतलब सीएम भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 8 में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर एमएलए भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर भी होगा। एमएलए है तो मतलब जाहिर सी बात है सीएम भी होगा। ठीक है, दिल्ली पुडुचेरी एंड जेएनके। बाकी यूनियन टेरिटरी में एमएलए या सीएम वगैरह नहीं होते। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहां पर थोड़ी एमएलए सीएम होंगे। चंडीगढ़ का सीएम थोड़ी होता, पंजाब का सीएम हरियाणा का सीएम होता है। ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां का कोई सीएम नहीं है। जेएनके यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर सीएम है, वही हम लिख रहे हैं। तो 3 यूनियन टेरिटरी फिलहाल में ऐसी है जहां पर एमएलए भी होते हैं, विधायक होते हैं और सीएम भी होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि इसमें कुछ गलत कर दिया। तो विधायक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भाई उत्तराखंड से तो 70 हैं विधायक, यूपी से तो 403 है। इतने सारे लोग वोट देने के लिए दिल्ली जाते हो तो भीड़ मच जाती होगी। कैसे होता है फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन? अरे ये नहीं बोल रहा मैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब वोट डालने के लिए जाएंगे, यूपी के 403 विधायक जाएंगे दिल्ली, उत्तराखंड के 70 जाएंगे, पूरे देश के विधायक जाएंगे, पार्लियामेंट में इतनी जगह है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, मतलब वोट ना यहाँ उत्तराखंड की विधानसभा यहीं से हो जाएगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट ना यूपी में ही डाल देंगे, वो सब दिल्ली जाएंगे तो वहां पर जगह ही नहीं होगी, सबको होटल का खर्चा भी देना पड़ेगा सरकार को। अब पार्लियामेंट में इतनी जगह भी नहीं होगी, है ना? तो अपने अपने स्टेट में ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डाल देते, फिर काउंटिंग होती है कि कौन बना। ठीक है, हाँ, तो ये तो आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 जो है 54 से कैसे डिफरेंट है? 54 में केवल इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है, जबकि आर्टिकल 55 में किस चीज के बारे में बात हो रही है? मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब मेथड इसमें क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये एग्जैक्ट लाइन ये या रट लेनी है बिल्कुल। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, proportional representation with single transferable vote system. Single transferable vote system. Proportional representation with single transferable vote system. हाँ, अब देखो ये इसका मतलब क्या है? अभी हमने बोला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी वापस पीछे वाली स्लाइड में आए, हम समझ लेते हैं। ये कितने हो गए? जो कि 7 7 ये 6 ये हो गए। ये पूरे इंडिया से हो गए ना। और एमएलए कितने होंगे पूरे इंडिया से? तो बहुत सारे एमएलए होंगे। 403 तो अकेले यूपी के हैं, 70 फिर उत्तराखंड के, ऐसे ऐसे करके तो हजारों में चले जाएंगे। तो ये जो 5-6 हजार लोग अगर हो रहे हैं, तो क्या सबके वोट का वेटेज बराबर होगा? क्या सबके वोट का वेटेज तो बराबर नहीं होना चाहिए ना कायदे से, क्या? वरना फिर
लोकसभा के मेंबर्स बोलेंगे यार हमारा तो कोई हैसियत ही नहीं रही प्रेसिडेंट को चुनने की, ये एमएलए ज्यादा हैं तो फिर यही चुन ले रहे, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? भाई उत्तराखंड से अगर 5 लोकसभा है और 70 एमएलए हैं, लोकसभा के मेंबर और 70 उत्तराखंड से, तो ऐसा थोड़ी कि फिर तो एमएलए ही डिसाइड कर लेंगे उत्तराखंड से कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इन 5 का वेटेज जो है ना, वो इक्विवेलेंट टू 70 एमएलए के वोट के बराबर होना चाहिए। उत्तराखंड का एक लोकसभा के मेंबर का वोट 5 को 70 डिवाइड करें अगर 14 एमएलए के वोट के बराबर होना चाहिए कि नहीं? प्रपोर्शन में होना चाहिए ना, प्रपोर्शन, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वोट का वेटेज बराबर नहीं है, एमएलए के वोट का वेटेज का अलग हिसाब हो गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट के वेटेज का अलग हिसाब हो गया, इसीलिए तो ये वर्ड यूज हो रहा है। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसलिए वर्ड यूज हुआ है कि वोट का वेटेज का हिसाब अलग अलग है। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एमएलए के वोट का वेटेज क्या होगा? एमएलए के वोट का वेटेज क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन स्टेट की, जिस स्टेट के एमएलए, अपॉन नंबर ऑफ एमएलए इनटू 1/1000। हाँ, 1/1000। इससे एमएलए के वोट का वेटेज आ जाता है कि एमएलए के वोट का वेटेज कितना होगा। और अब अलग अलग, अब थोड़ा इसमें प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं कि सेम वो हो गया। यूपी के एमएलए के वोट का वेटेज अलग होगा, उत्तराखंड के एमएलए के वोट का वेटेज अलग होगा, सिक्किम के वोट का एमएलए के वोट का वेटेज अलग होगा। तो सबसे ज्यादा वोट का वेटेज किस स्टेट के एमएलए का होता है वो भी एग्जाम में है। तो मैक्सिमम वोट का वेटेज जो है, वोट वेटेज ऑफ एमएलए, तो यूपी के एमएलए के वोट का वेटेज 208 आता है, 208। और मिनिमम मतलब ये मैक्स हो गया, सिक्किम का 7, ये मिनिमम हो गया। हाँ नहीं, उनका एक ही है ना, उसका ना एक ही साथ कंबाइन करके निकाला गया है फॉर्मूले से, 708 है उनका। अच्छा, उत्तराखंड का कितना है? 64। मतलब देखो सिंपल है, उत्तराखंड का एक एमएलए अगर वोट डालता है प्रेसिडेंट का, तो उसका एक एमएलए का वोट 64 के बराबर गिना जाएगा। सिक्किम का एक वोट 7 के बराबर। तो अगर सिक्किम से यूके को कंपेयर करें उत्तराखंड को, तो ये 9 गुना हो गया। मतलब सिक्किम के 9 एमएलए और तब उत्तराखंड के एक एमएलए का वोट का वेटेज बराबर है। यूपी के वोट का एमएलए के वोट का वेटेज और ज्यादा है। यूपी वाला एमएलए तो अलग ही बोलेगा, उत्तराखंड हट तुम्हारे 3 और हमारा 1। मतलब वेटेज से तो पता ही चल रहा है ना, यूपी के जो एमएलए है, पॉपुलेशन ज्यादा है ना वहां पर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट होती है कि स्टेट में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। अगर किसी स्टेट में लोग रहते ही नहीं तो एमएलए का वोट का वेटेज भी तो कम होगा, जब लोग ही कम रहते हैं वहां पर। यूपी में इतनी पॉपुलेशन है, 24-25 करोड़ तो होगी, ज्यादा होगी अभी, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं ना, 2011 का सेंसस था, उसके हिसाब से 19-20 करोड़ है। ठीक है, तो 25-26-27 करोड़ पॉपुलेशन यूपी की अकेली है। तो वोट का वेटेज इसलिए ज्यादा आ जाता है, लोग रहते हैं, क्योंकि एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, इसलिए वोट का वेटेज ज्यादा आ जाता है। उत्तराखंड में कंपैरिजन में पॉपुलेशन कम है, इसलिए वोट का वेटेज कम। सिक्किम में और फिर डेंसिटी काफी कम है, लोग स्कैटर्ड होते हैं। हिली एरिया में प्रॉब्लम क्या होती है? उत्तराखंड के हिली एरिया में, उत्तराखंड के एग्जाम की भी अगर आप एग्जाम दो तो क्या प्रॉब्लम है? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम होती है मेनली? अरे हिली एरिया की प्रॉब्लम पूछ रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, दूर दूर है। इसको फिर ऐसा बोलो ना कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन, ये अच्छा नहीं लग रहा है वर्ड।
ना वो अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, दूर दूर बिखरी हुई है पॉपुलेशन, कनेक्टिविटी का इशू है। वो गांव इतनी बीच में खाई है, वहां उस पहाड़ी में गांव है इतनी दूर, अब वहां तक गवर्नमेंट की स्कीम कैसे पहुंचाएंगे? कौन जा रहा है इतनी दूर पहाड़ में चढ़ के, पैदल सड़क भी नहीं है। कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होते ही हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है हिली एरिया में। मतलब डेंसिटी कम होती है ना हिली एरिया में, लोग थोड़े कम रहते हैं, और फिर माइग्रेशन तो हो ही रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटी की तरफ, ठीक है। तो अब जैसे सिक्किम है, वहां भी फिर डेंसिटी काफी कम है, लोग बहुत कम रहते हैं, इसलिए वोट का वेटेज भी कम है, ठीक है। और ये जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके वोट का वेटेज क्या आता है? जितने भी एमएलए हैं उनके वोट के वेटेज को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ वेटेज ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो 708 आ जाता है, 708। ये जो अलग अलग वेटेज है ना, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, बात समझ आई है, ठीक है। ये जो अलग अलग सबका वोट का वेटेज है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अलग अलग जगह भीड़ अलग अलग है, जनता अलग अलग है। हाँ, जो भी लाइव वगैरह देख रहे हैं, ये यूट्यूब में कुछ ही टाइम रहेगा वीडियो, और फिर हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मोबाइल ऐप में ही सारे वीडियोस, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल होंगे। हाँ, ये समझ गए। अब ये आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। ये तो हमने बात करी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, हमें केवल रटना नहीं है ना, हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तभी मेंस आंसर राइटिंग, या क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में, वो फिर डेप्थ में पूछ लेते हैं ना, एनालिटिकल स्किल्स। जिसने रटा हुआ रहता है वो क्वेश्चन पकड़ नहीं पाएगा कि पूछ क्या रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होगी तभी क्वेश्चन को हम पकड़ सकते हैं कि अच्छा क्या मतलब है इसका। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सब वोट, चलो इन्होंने वोट डाल दिया, ठीक है, सबका वोट का वेटेज हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या सेम तरीका है? मतलब क्या अलग? वो मतलब यहाँ का मेथड तो हमें समझ में आ गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। मतलब वो मेजॉरिटी के चक्कर नहीं है ना। मतलब अगर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए लोकसभा में, मान लो 100 लोगों ने वोट डाला, ए को मिले 11 वोट, इसको मिले 8 वोट, इसको मिले 5 वोट, इसको मिले 10 वोट, इसको मिले फिर 9 वोट, किसी को मिले 7 वोट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग। चुनाव कौन जीतेगा? ए, सबसे ज्यादा वाला 11, जबकि 100 लोगों ने डाला। 11% वोट मिलने के बावजूद भी वो जीत गया। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर इस तरीके से किसी को वोट मिले तो ए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50% से ज्यादा चाहिए। अगर 100 लोगों ने डाला तो 51 चाहिए, तभी प्रेसिडेंट बनेगा, वरना नहीं। तो मतलब फिर क्या हुआ? वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में थोड़ा अलग हिसाब हो जाता है। वो अलग हिसाब क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 3 लोग थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए। अब मान लिया कि 100 लोगों ने वोट डाला, 100 लोगों ने वोट डाला, यहां पर 45 लोगों ने ए को वोट करा। अब इसमें ना प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि हमें तो ए पसंद है, ए को वोट डाला और बात खत्म। जैसे लोकसभा में होता है, हमें जो कैंडिडेट पसंद है उसको वोट डाला, अब बात खत्म। हम प्रेफरेंस नहीं देते ना कि सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, कुछ नहीं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना प्रेफरेंस देनी होती है कि हमारी पहली प्रेफरेंस बी होगा, फिर ए, फिर सी, फिर डी, या पहली प्रेफरेंस हमारा ए होगा, फिर सी, फिर डी, फिर बी। प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती है वहां पर। ऐसा नहीं होगा एक को वोट दे दिया, एक को नहीं, पूरी प्रेफरेंसेस भरो। जैसे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, कि पहला एसडीएम, उत्तराखंड पीछे आज के लिए चले थे, किसी ने एसडीएम, फिर डीएसपी, फिर ये फलाना, फिर ढमकाना, सब लाइन से प्रेफरेंसेस।
केवल ऐसा नहीं कि एसडीएम और नहीं चाहिए हमें, प्रेफरेंसेस। एसडीएम नहीं मिला तो डीएसपी, डीएसपी नहीं मिला तो कुछ और। हाँ, कुछ मिल, शुरू में देखो लगता है ऐसी है कि कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब मिलता है ना तब बोलते हैं यार हमने सोचा कि कुछ भी मिल जाए यार, अब हमने क्या भर दिया। ऐसे ही होता है। एक स्टूडेंट थी हमारी पुरानी, तो उसने क्या करा, प्रेफरेंसेस, बैंक का एग्जाम था तो उसने प्रेफरेंसेस भरी। उसे ये था कि मुझे तो नौकरी चाहिए किसी भी तरीके से, उसने भर दिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रेफरेंस में ऐसे भर दिया, जो पहले दिखा उसे यूनाइटेड बैंक ऐसे ऐसे करके भर दिया, और उसके मार्क्स आए इतने जबरदस्त, और जब उसका यूनाइटेड बैंक में हुआ तब पछता रही। वो इसलिए पछता रही थी क्योंकि देखो ऐसा है कि वो चाहती थी कि अच्छे जो नेशनलाइज बैंक है टॉप के, वो उसे मिले, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एसबीआई का तो अलग एग्जाम होता है, ठीक है, एसबीआई का तो अलग एग्जाम होता है। तो तब उसे लगा यार मैंने जो लोग लास्ट प्रेफरेंस आखिरी में रखते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्रांच भी नहीं है देहरादून में, अगर उसे अपना घर चाहिए पोस्टिंग के लिए, ब्रांचेज ही नहीं है, तो मतलब कम ब्रांचेज हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, काफ़ी सारी ब्रांचेज, तो चांसेस मिल जाएगा भाई कि होम पोस्टिंग या इधर उधर मिल जाएगी सिटी में। तो तब बाद में रियलाइज होता है, इसलिए प्रेफरेंसेस ना सोच समझ के भरनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार मुझे तो नौकरी चाहिए कहीं भी दे दो फिलहाल ये भगवान, ना, प्रेफरेंसेस सोच समझ के, अपने पर भरोसा रखो। अरे हम तो एग्जाम फोड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करके आएंगे पेपर। ये बॉर्डर वॉर्डर का कुछ नहीं सुनना कि बॉर्डर में क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए वाली जो एटीट्यूड होता है उनका तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पता हो जाए वाला एटीट्यूड तो किनारे फेंकना है, श्योरिटी के साथ। हाँ हमारा तो होगा, हम तो कोई रिस्क ही नहीं लेंगे। और थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी, घर में पढ़ाई का एक सही तरीका, सही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कई लोग गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन गधों की तरह कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा। मेहनत हो रही है गधों की तरह, आउटकम कुछ भी नहीं, तरीका गलत है, क्योंकि इल्यूजन में है, अलग लग रहा है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमने तो कल 15 घंटे पढ़ा, 16 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, कुछ थोड़ी होता है उससे। सही तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट तरीके से चले, ठीक है। हाँ चलो आते हैं, हाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे थे। 100 लोगों ने वोट डाला और ए को मिले 45 वोट, बी को मिले मान लिया 30 वोट, कितने हो गए 75, इसको मिले 15 और इसको मिले 10 वोट। तो कौन जीता? कोई भी नहीं जीता। प्रेसिडेंट वो बनेगा जिसको 51 वोट मिलेंगे, कोई भी नहीं जीता अभी। तो आगे क्या होगा फिर? दोबारा वोट होंगे? नहीं, दोबारा वोट नहीं होंगे। जिसके सबसे कम है, इन 10 लोगों ने डी को पहली प्रेफरेंस दी थी, पहली प्रेफरेंस काउंट हुई है अभी केवल, फर्स्ट प्रेफरेंस, ये फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट हुई है सबकी, फर्स्ट। अब इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस काउंट होगी, इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस था बी, हाँ सेकंड प्रेफरेंस था बी, ये 10 इधर चले जाएंगे, ये हो गया 40। क्या इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस था कि बी हमारा कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट। पहला उन्होंने 10 लोगों ने बोला डी भाई हमें पसंद है, और डी नहीं तो बी। तो फिर देखा कि अच्छा डी नहीं तो क्या बोला इन्होंने, बी। तो बी बोला है तो ये 10 के 10 वोट बी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या लिख रहे हैं हम? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ट्रांसफर ही तो हो गया वोट। फिर अभी भी नहीं जीतता कोई, फिर इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, इन 15 लोगों की। इन 15 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस में मान लिया कि 11 ने बोला बी और 6 ने बोला ए, तो यहां +6, ये प्लस, ये ज्यादा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कहां पर, ये हो गया, अब कितना हो गया 85, हाँ ओ अच्छा सॉरी 6 गलती से लिख दिया, 4 लिखना था, हाँ 4 है, वही तो मैं बोल रहा 51 हो गए तो। हाँ, तो ये 4 चले गए इधर और 11 चले गए इधर, और ये हो गया 51,
और ये हो गया वो, मतलब वोट उन्होंने एक ही बार डाला है, लेकिन प्रेफरेंस में डाला है। ठीक है, तो जो सबसे कम वाला वोट है कैंडिडेट, उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएंगी, वो शिफ्ट हो जाएगा, बाकियों में ट्रांसफर हो जाएगा वोट। ठीक है, और फिर लास्ट में बी जो है 51 वोट के साथ प्रेसिडेंट बन जाएगा। जबकि पहले राउंड की वोटिंग में जब फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी देखी गई थी, तब बी प्रेसिडेंट नहीं बन रहा था, ए के सबसे आगे थे। सेकेंड राउंड में सबसे कम कैंडिडेट वाले वोट की हमने सेकेंड प्रेफरेंस देखी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकियों में। हाँ, ये समझ आया? इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या वो इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर ही इस तरीके का है कि सेम वैल्यू हो जाए। हाँ, तो ये हमने बात करी प्रेसिडेंट का मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो बनता है वो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए। वो सब टेन्योर वगैरह तो क्या लिखना, आर्टिकल 56 में है, तो सारे आर्टिकल्स तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी की एज होती है वो क्या होती है? 35 ईयर्स। अब ये भी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये भी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट किसी कोई और पोजीशन ना होल्ड करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, ये भी है। ठीक है, आर्टिकल 60 है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी कई बार आया है। आर्टिकल 60 है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और ओथ ऑफ प्रेसिडेंट कौन एडमिनिस्टर करता है? सीजीआई। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं होता प्रेजेंट में, तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एडमिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट की ओथ। और प्रेसिडेंट की ओथ में सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट का मेन काम क्या होता है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट है ही क्यों? है ही क्यों? हाँ, और किसी का कुछ आंसर है ही क्यों? जब रियल पावर तो मोदी जी के पास है, प्रधानमंत्री जो होगा उसके पास रियल पावर है, तो प्रेसिडेंट का काम क्या हो गया? हाँ, मतलब प्रेसिडेंट का काम ये है, ये जो लिखा है ना, ऐसे बोलो ना कि सर अभी तो लिखा आपने, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, ये प्रेसिडेंट का काम है। मतलब प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, प्रेसिडेंट को ये देखना है कि वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं वायलेट कर रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट का काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना है। वो डिफेंड करेगा, प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, ये क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, मैं नहीं साइन कर रही इसमें। ऐसा मत सोचना तुमने मुझे प्रेसिडेंट बनाया है तो मैं कर दूंगी साइन। हाँ, नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो एक बार के लिए प्रेसिडेंट तो बोलेगी ना प्राइम मिनिस्टर को। तो एक सेम वैसे ही हो गया कि जैसे घर के फैसले कौन ले रहा है? पापा ले रहे हैं, लेकिन दादाजी से पूछ के। तो पापा के मन में एक बार ये तो होगा, यार मुझे जवाब देना है अपने भी पिताजी को। थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस तो होगा, चाहे मेन फैसले पापा ही ले रहे हो। क्या एक थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस तो है ना परिवार में? सेम वैसे ही कुछ है, कुछ तो चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट होगा ही नहीं, मान लो है ही नहीं, तब समझ में आएगा प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रेसिडेंट अगर है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर को लगेगा मैं ही सर्वे सर्वा हूं, वो डिक्टेटर बन जाएगा। सारे कानून पास, पार्लियामेंट से पास हुए कानून पास, और ऑर्डर, आदेश जारी कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला इसको अरेस्ट कर लो, राहुल गांधी को, इसको भी अरेस्ट कर लो, उसका प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो भी कानून बनते हैं, है ना? तो वो प्रेसिडेंट के पास ही तो भेजे जाते हैं ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट साइन करता है तो ऑर्डिनेंस लागू होता है। प्रेसिडेंट है ही नहीं तो मोदी जी ने सीधे कानून बना दिया,
ऑफिस में बैठे बैठे, तो मनमानी टाइप की हो जाएगी ना, डिक्टेटर। लेकिन ऊपर अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास गया साइन होने के लिए, तो प्रेसिडेंट कुछ तो समझाएगा, मोदी जी क्या है ये, व्हाट इज दिस, कुछ तो शर्म कर लो। क्या पता कई बातें होती होंगी वो सामने मीडिया में नहीं होती होंगी, आपस में तो डिस्कस होता होगा कि नहीं, आपस में तो होता होगा, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे सामने ही मोदी जी या प्रेसिडेंट डिस्कस करें, तुम्हें बताएं कि ये डिस्कशन हुआ हमारा। बहुत चीजें डिस्कस होती होंगी, चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते ही हैं। तो प्रेसिडेंट का काम मेनली यही है। इसीलिए प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट होता है ना, आर्टिकल 61, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसका ग्राउंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किस ग्राउंड में हो सकता है। हाँ, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिस काम के लिए तुम्हें रखा वही तुमसे नहीं हुआ। हाँ, ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61, मतलब जिस काम के लिए प्रेसिडेंट को रखा गया था कि संविधान की रक्षा करे, प्रेसिडेंट वही उसी संविधान की रक्षा नहीं कर पाया, तो इसलिए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन चलेगा, प्रेसिडेंट को हटाया जाए। संविधान की रक्षा के लिए प्रेसिडेंट को रखा था, वो ही नहीं कर पा रहा वो। हाँ, वो शपथ में था कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा। हाँ, बात समझ आई। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है ना, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसके लिए संविधान का रक्षा करना ओथ में आता ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में संविधान की रक्षा करना आता ही नहीं है। ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, ये वाइस प्रेसिडेंट के शपथ में नहीं आता। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ में आता है सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, रक्षा करना नहीं आता। रक्षा तो प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट रक्षा नहीं करेगा, वो सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखेगा। क्या? हाँ, ठीक है। ऐसे ही गवर्नर की शपथ में भी आता है रक्षा करेगा संविधान की, गवर्नर भी संविधान की रक्षा करने के लिए होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर संविधान की रक्षा करने के लिए होते हैं, बाकी सब ट्रू फेथ एंड एलिगेंस वाली शपथ लेते हैं, इसीलिए सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखते हैं बाकी लोग। जबकि प्रेसिडेंट और गवर्नर प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ग्राउंड ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रोसीजर क्या होता है अगर प्रेसिडेंट को हटाना है? प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही इंपॉसिबल टाइप का टास्क है, इतनी इजीली प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ग्राउंड ये है, प्रूव होना चाहिए कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। प्रेसिडेंट ने ऐसे कागज में साइन करे हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता था, तब भी प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, प्रूव होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब इसमें अगर मोशन भी स्टार्ट करना है, 50 लोग, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस से 50 लोग साइन करेंगे, प्रपोजर होंगे। अब 50 लोग सेकेंडर होंगे, मतलब 100 लोगों के साइन लगेंगे। प्रपोजर 50 लोगों का नाम साइन, फिर सेकेंडर 50 लोगों का नाम साइन, 100 लोगों के तो साइन ही लगेंगे मोशन को शुरुआत करने में। 100 लोगों के साइन के बाद भी प्रेसिडेंट हटता नहीं है, वो तो मोशन की शुरुआत हुई है बस। और वो भी 2 हफ्ते पहले मोशन स्टार्ट होगा, 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर, 2 हफ्ते पहले मोशन इनिशिएट करने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और फिर जिस हाउस में ये हुआ है उस हाउस में फिर, हाँ, उस हाउस में क्या होगा, डिबेट वगैरह होगी, और फिर वहां अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है, 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, फिर वो सेकंड हाउस में चला जाता है मोशन। पहले हाउस में तो पास हो गया, सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। सेकंड हाउस वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा, वो इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। वहां पर प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, तुम अपना पक्ष रखो कि भाई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रेसिडेंट भी अपना पक्ष रखते हैं, और फिर वहां पर फिर वोटिंग होती है, वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और जब 2/3 मेजॉरिटी से दूसरे हाउस में भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया जाता है। बहुत टफ प्रोसीजर है। टफ प्रोसीजर इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, उसके पोस्ट की एक मर्यादा, मान मर्यादा, वो भी तो मेंटेन करनी है।
प्रेसिडेंट को हटाना अगर इजी रखेंगे तो कल के दिन तो कोई भी बोलेगा, मोदी भी बोलेगा हटाओ इस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी बोला हटाओ इस प्रेसिडेंट को हटा रहे, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं प्रेसिडेंट की। भाई वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, एग्जीक्यूटिव हेड है, उसको हटाने के सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, बहुत ही भयंकर रीजन होनी चाहिए, और भयंकर रीजन में तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, फिर तब हटाया जाएगा, वरना नहीं। आज तक किसी को हटाया नहीं जा सका है इस तरीके से। आर्टिकल एग्जाम में इस तरीके से भी आता है कि आर्टिकल इम्पीचमेंट मोशन किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्टिकल 61 ये तो नॉर्मली पता ही होना चाहिए, और डिटेल में फिर यही आ जाता है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रपोजल सेकंड है, 50+50 है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3। ये भी आया कि ग्राउंड क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने का ग्राउंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई ग्राउंड नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को सिंपल तरीके से हटाया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका राज्यसभा से शुरू होता है, ये भी डिफरेंस है। लोकसभा में जब हम, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने का तरीका समझ लेते हैं ना, आर्टिकल 67 एक साथ ही कंपैरिजन होता है ना, तो ठीक रहता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, अंडर आर्टिकल 67 हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, फिर इंपीचमेंट ही नहीं बोलते, या नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं बोलते। एक वर्ड भी चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाएंगे स्पीकर के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट वाइस, वो ये वाले वर्ड यूज नहीं होते। स्पीकर के लिए भी रिमूवल ही वर्ड यूज होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी रिमूवल वर्ड यूज होता है। नो कॉन्फिडेंस या इंपीचमेंट वर्ड नॉर्मली यूज नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अंडर आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो शुरुआत स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, केवल राज्यसभा से। स्टार्ट राज्यसभा से ही करना है, जबकि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसलिए राज्यसभा से ही शुरुआत करेंगे। क्योंकि ज्यादा नाराजगी अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो ज्यादा नाराजगी राज्यसभा में ही होगी, वो चेयरमैन है ना राज्यसभा का, मेंबर्स को डायरेक्शन दे रहा होगा, प्रिंसिपल हो गया समझ लो उस हाउस का, वही तो डिसाइड कर रहा है कौन कितना बोलेगा। 5 मिनट तुम्हारा हो गया, अब तुम नहीं बोलोगे, अब वो बोलेगा कि तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें मैं गेट आउट करवा रहा हूं, वही डिसाइड कर रहा है चेयरमैन, राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो नाराजगी वही होगी। तो शुरुआत भी राज्यसभा से ही होती है, वहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है, फिर लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना कंपैरेटिवली इजी है, प्रेसिडेंट को हटाना बहुत टफ है। इसमें राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, केवल स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, और फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी। ये अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आर्टिकल 67 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को न्यूज में भी था, ठीक है, जब जगदीप धनखड़ को भी हटाने की बात हो रही थी, फिर रिजाइन कर दिया उन्होंने, फिर नया वाइस प्रेसिडेंट आया, तो न्यूज में भी था, तो थोड़ा एक आइडिया तो होना ही चाहिए। हाँ, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, ये प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना कंपैरेटिवली इजी है।